अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था आपको, एक तो क्लास में किया था, उसके बारे में कहा था कि ये दोबारा करिएगा, और उसमें अगर कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। वैसे बेहतर है कि वो लेक्चर दोबारा सुन लेना। दूसरा एक सवाल चैंपियन इंडस्ट्रीज का दिया था। ये सवाल सीए फाइनल का है, लेकिन अच्छा सवाल है कैलकुलेशन के एतबार से। दूसरा मुझे एक बात, कल जो मैं टाइची लिमिटेड वाला सवाल डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने डिस्कस करते हुए तो कही थी, लेकिन आप बेहतर है कि इसको लिखें, इस बात को लिखें कि अगर हमें एक ही रिसोर्स हासिल करने के एक से ज़्यादा तरीके नज़र आ रहे हैं तो हम सस्ते तरीके को प्रेफर करें। हमें एक ही रिसोर्स को हासिल करने के अगर एक से ज़्यादा तरीके लग रहे हैं तो हम सस्ते रिसोर्स को प्रेफर करेंगे। जैसे हमें मटेरियल सप्लायर ए से भी मिल रहा है, सप्लायर बी से भी मिल रहा है, हमने नया खरीदना है तो कौन से वाले से खरीदेंगे? जहाँ सस्ता मिलेगा। और सर अगर क्वालिटी में फ़र्क हो, भाई क्वालिटी में फ़र्क हो तो फिर तुम कंपेयर ही नहीं करेंगे ना, फिर तो ऑप्शन ही नहीं होगी। अगर हम एक चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों चल सकती हैं तो ही कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर लेबर, हमें एक काबिल बंदा मिल रहा है, उसका 1000 रुपये रेट है, उसके मुकाबले पे हमें एक थोड़ा हल्का बंदा मिल रहा है लेकिन उसको थोड़ा काम सिखा के उससे काम चल जाएगा, वो हमें टोटल 900 का पड़ रहा है। जैसे कल टाइची लिमिटेड वाले सवाल में था कि जो काबिल लेबर था उसका रेट और था, और जो उससे हल्का लेबर था वो सस्ता ज़रूर था लेकिन साथ एक सुपरवाइज़र रखना पड़ना था। तो वो सब मिला के हमने कंपैरिजन किया था, कल टाइची लिमिटेड डिस्कस किया था मैंने। तो ये बात लिख लीजिए आप लोग। मुझे कल वो सवाल डिस्कस करने के बाद ख्याल आया कि इतनी भी कॉमन बात नहीं है। मेरा ख्याल था ये कॉमन बात है, कॉमन बात है, वैसे आम सी बात है, लेकिन फिर भी मुझे दिल में आया कि नहीं लिखवा दूं तो बेहतर है। हाँ, ये तो वही कह रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से ये बस बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी चलें लिख लें क्योंकि कुछ मासूम बच्चे भी क्लास में होते हैं, तो लिख लें, ये नोट लिख लें अपने पास रेलिवेंट कॉस्टिंग में कि अगर हमें एक ही रिसोर्स हासिल करने के दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम उसमें से सस्ता वाला ऑप्शन प्रेफर करेंगे, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो जो हमें किराए पे चाहिए। अगर हमें कोई नया रिसोर्स लाना है, एक होता है जो हमारे पास पहले से मौजूद है और उसका कोई और इस्तेमाल हो सकता था, वहां पर फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोई नया रिसोर्स लेना है तो अगर कोई नया रिसोर्स लेना है और हमें एक से ज्यादा तरह के अवेलेबल हैं तो हम सस्ते को प्रेफर करेंगे। मैं ये अपने पास भी लिख ही लूं बात। चलो खैर अभी ब्रेक देता हूं तो लिख लेता हूं अपने पास। चैंपियन इंडस्ट्री वाले सवाल में हमारे पास एक पार्शली प्रोसेस्ड
आइटम के कुछ यूनिट्स पड़े हुए थे, XY नाम था उस चीज का। हम सोच रहे थे ये स्टोर में पड़ी हुई बेकार सी चीज है, इसका क्या करें। तो हमारे पास उसके 3 अल्टरनेटिव्स एहन में आए। एक कि इसको बेच दें स्क्रैप के तौर पे 21,000 का, ये एक अल्टरनेटिव है। उसके अलावा 2 और अल्टरनेटिव हैं जो एज फॉलोज हैं। एक अल्टरनेटिव जिसको अल्टरनेटिव ए कह दिया, इसमें हम इस पड़े हुए XY को गैमा एक प्रोडक्ट है वो बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो गैमा है अगर हम बनाते हैं तो फिर हम वो बेचेंगे और उसकी सेल प्राइस भी दी हुई है, और उसको बनाने के लिए XY के अलावा वुड रिक्वायर द फॉलोइंग एडिशनल टोटल वर्क। XY तो लगना ही है लेकिन उसके अलावा ये बाकी खर्चे भी लगने हैं। तो इनमें फिर एक मटेरियल ए लगना है 600 किलो, एक मटेरियल बी लगना है 1000 किलो, और उसके अलावा लेबर और बाकी खर्चे बताए हुए हैं। और चूंकि ये एक्स्ट्रा हैं तो ये सारे रेलिवेंट हैं। 900 यूनिट्स बना पाएंगे हम और उसकी सेल प्राइस बताई हुई। यहां तक तो बातें सिंपल है। ए के बारे में लिखा हुआ है कि ये रेगुलर आइटम है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जो परचेज प्राइस है वो लेनी होती है, तो उसके लिए 90 इस्तेमाल कर लिया। ये जो बी के लिए कहानी लिखी हुई है ना, ये समझ लेते हैं। जो बी है ये है तो हमारे रेगुलर यूज का। एट द प्रेजेंट टाइम मटीरियल बी इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो है तो ये हमारे नॉर्मल यूज का। लेकिन अगर नॉर्मल यूज का हो और स्टॉक में पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, हम उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं जो नॉर्मल यूज का है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या नया कितने का मिलेगा? क्यों? क्योंकि स्टॉक में पड़ा भी अगर है तो भी 15 मिनट बाद इस्तेमाल हो जाना है, क्योंकि वो नॉर्मली यूज होता है। तो अगर पड़ा हुआ हम इस्तेमाल कर लेंगे तो नया लाके रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको स्टॉक में रखा हो या ना रखा हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही काउंट करते हैं। अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो अभी इस्तेमाल हो ही जाना था, और यहां इस्तेमाल कर लेंगे तो वो जो नॉर्मल यूज में इस्तेमाल होना है वहां के लिए नया ले आएंगे, तो वो जो नया ले आएंगे वो हमारे लिए रेलेवेंट है। लेकिन यहां पर जो कहानी लिखी है ना, मटेरियल बी स्टॉक में है बट इट इज अनलाइकली कि हम मजीद कुछ अरसे तक खरीद पाएं। इट इज अनलाइकली दैट एनी एडिशनल सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर सम कंसिडरेबल टाइम बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से जितना मटेरियल हमारे पास अभी है उसी से काम चलाना पड़ेगा, अभी मजीद नहीं खरीद सकते क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। अब बेशक ये रेगुलर यूज का मटेरियल है। देखिए मैंने इसलिए कहा था कि जो मैं आपको सारे नोट्स दे रहा हूं ये आपकी हेल्प जरूर है, रट्टा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, 4 असूल बताए थे आपको, वो चारों कॉन्सेप्ट जहन में रखिए। और अभी जो आपको एक नोट लिखवाया जो कॉमन सेंस है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया है क्या, कि अगर एक ही रिसोर्स जो हमने नया लेना है उसको हासिल करने के एक से ज्यादा जरिए हैं तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? जो ज्यादा सस्ता है। ये मैंने भी आपको नोट लिखवाया है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखें। उसके बाद जो आपको मैंने वो नोट्स बना के दिए थे उनको हेल्प के लिए जरूर याद कर लें, लेकिन ऐसा मैंने कभी इस चैप्टर में 4-5 दिन में नहीं कहा कि बस इन नोट्स को रट लो बेटा काम चल जाएगा। नहीं, ये तो मैंने पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं कहा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूं, लेकिन जितने नोट्स आपको बनवाता हूं वो हेल्प के लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं। तो यहां पर अगर आप उन नोट्स पे चलेंगे सिर्फ, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल रेगुलर यूज का मटेरियल है चाहे वो स्टॉक में हो चाहे ना हो, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहां मटेरियल भी तो कहा है नॉर्मल यूज होता है, लेकिन ये जो लाइन लिख दी ना, बट इट इज अनलाइकली कि ये कुछ अर्से तक नहीं मिल सकेगा। तो अब ये स्पेशल सिनेरियो हो गया जो सवाल में क्रिएट किया गया कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चेक करें। तो अब अगर हम नया खरीद ही नहीं सकते तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट होगी? हम खरीद ही नहीं सकते, वो तो खरीदेंगे तो नई रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी ना। और एक और हिंट ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको दी भी नहीं हुई सवाल में, इसीलिए नहीं दी हुई क्योंकि मिल ही नहीं रहा मार्केट से। अब जब मार्केट से नहीं मिल रहा, शॉर्टेज हो गई, लिमिटेशन हो गई, तो जो पड़ा हुआ है उसका यकीनन हमने कोई और इस्तेमाल करना था। अब वो इस्तेमाल कुर्बान करना पड़ेगा, अब हमें वो कुर्बान करना पड़ेगा इस्तेमाल। तो ये बात समझ आई कि कुर्बान करना पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वही होती है कि जो हम अगर अभी बेच देते तो कितने का बिकता? 18 रुपए का।
अगर हम इसको अभी ना बेचें, हम इसको किसी और काम में इस्तेमाल कर लें, तो पर केजी कंट्रीब्यूशन क्या लॉस्ट होगी, उससे कंपेयर कर लेंगे। वही जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई हुई है आपको। इसकी कैलकुलेशन में आपको मैंने जो लेबर वाला पॉइंट सिखाया था, और वो एक दो सवालों में हुआ भी है, उसमें क्या था कि हम सेल कितने का करते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, कंट्रीब्यूशन आ गई। लेकिन मैंने साथ कहा था कि कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल या प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। समझाया मैंने लेबर से था और कहा था कि जो लेबर का कॉन्सेप्ट है वही मटेरियल का है। तो लेबर की मिसाल दे देता हूं, कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर क्यों कराया था? क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन को निकालते हुए लेबर को माइनस किया गया हुआ है, जबकि वो तो रेलेवेंट नहीं है, तो एक रेलेवेंट चीज माइनस की हुई है, इसलिए कहा था कि ये ऐड बैक कर दें। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। यही चीज मटेरियल के बारे में है कि ये जो मटेरियल यहां पर हमने लिखा हुआ है, ये तो हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, वो तो अब जितने का खरीदा था वो तो रेलिवेंट नहीं है, तो वो इसमें से माइनस हुआ है, वो फिर हमें इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो जो रीजन लेबर की थी वही इसकी भी है। लेकिन अगर आपको जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया ही इसको माइनस किए बगैर है, अब ऐड करने की जरूरत है? अब नहीं है। तो जो आपको सवाल के अंदर 210 रुपए दिया हुआ है, इसमें मटेरियल कॉस्ट ही नहीं है, एक्सक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट है, यानी आपको यह शक्ल दी हुई है सवाल में। तो अब जो कंट्रीब्यूशन निकलेगा उसमें मटेरियल दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो निकलेगा ये पर केजी होगा, नहीं ये पर यूनिट ऑफ जी होगा। हमें पर केजी ऑफ बी चाहिए, तो उसके लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूजन ये थी कि बाकी फिगर उसने ली और ना इसको FOUR लिख दिया। ये तो ट्रिक्स होते हैं ना सवाल में कि FOUR लिखा हुआ है तो ये 4 है, तो इसलिए सिर्फ नंबर नहीं ढूंढते सवाल में। अब देखें सवाल में एग्जामिनर की ट्रिक क्या है कि आपको बाकी जगहों पर नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट Z यूजेस 4 kgs, FOUR नंबर 4 नहीं लिखा हुआ, तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ते हैं। ये मटेरियल बी वाली बात आ गई समझ? एक ये इसमें ट्रिकी पॉइंट था, ये आपको समझाना था। और इसके अलावा ऑप्शन ए में तो और कोई मसला नहीं है। अल्टरनेटिव बी ये है कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक मटेरियल खरीदा करते हैं डेल्टा नाम का, एक डेल्टा नाम का मटेरियल है, कंपोनेंट है जो हम बाहर से खरीदा करते हैं। अगर हम एक्स वाई पड़े हुए को डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? जो डेल्टा बाहर से खरीदते थे वो नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें बात घुमा फिरा के थोड़ी इस तरह की है कि वैसे हमने जो पूरे क्वार्टर में डेल्टा खरीदने थे वो खरीदने थे 1200, लेकिन अब एक्स वाई की कन्वर्जन की ऑप्शन की वजह से वो खरीदेंगे सिर्फ 900, तो कितने नहीं खरीदेंगे? 300, यानी 300 की बचत हो रही होगी। अब इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक जैसे मैंने पीछे किया हुआ है, चाय के बाद बताता हूं। जी मैं ये बता रहा था कि अब जो हमें डेल्टा नहीं खरीदना पड़ेगा, बचत होगी, वो बचत कैसे निकालनी है इसके दो तरीके हैं। एक जो मैंने पहले किया हुआ है ये भी ठीक है, ये भी समझा देता हूं, और एक और तरीका बताता हूं। पहले हम कितने डेल्टा खरीदते थे? 1200। एक कितने का खरीदते थे? 900 का। कितने हो गए? 2,70,000।
ये पहले खरीदते थे, अब हम कितने डेल्टा खरीदेंगे? 900। एक कितने का? एक 1050 का 9,45,000। पहले इतना खर्चा होता था, अब इतना होगा, कितनी बचत हो गई? 1,35,000। ये बचत, वो जो हम परचेज कॉस्ट ऑफ दैट अदर रेगुलर मटेरियल लिखते थे ना कि वो बचेगा, ये वो है। जिस तरह मैंने किया हुआ वो भी बता देता हूं। पहले हम 1200 यूनिट्स खरीदते थे 900 रुपए वाले, तो अब इनमें से कितने नहीं खरीदेंगे? 300 नहीं खरीदेंगे। तो 900 रुपए के खरीदते थे, नहीं खरीदेंगे, कितनी बचत हो जाएगी? 270। लेकिन वो जो 900 पहले खरीदते थे अब भी खरीदेंगे, उनके रेट में फर्क आ जाएगा। कितना फर्क आ जाएगा? 150 का। इतने पैसे बचेंगे लेकिन इतना नुकसान भी होगा। तो हमारे इतने पैसे बचेंगे। इसके अलावा इस दूसरी ऑप्शन के अंदर एक मटेरियल सी वाला एक पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। मटेरियल सी के बारे में लिखा हुआ है कि ये हमें बाहर से तो नहीं मिलता, लेकिन हम इसको खुद बनाते हैं, और जब खुद बनाते हैं तो हमें फिर खुद बनाने वाले की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी लेनी होती है? उसकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आपको जो उसकी कॉस्ट दी हुई है 55 रुपए, उसमें तो फिक्स्ड भी शामिल है, 18 निकाल दें उसमें से। मटेरियल सी। फिर इसके अलावा इसमें मसला होगा आपको लेबर, दोनों ऑप्शन में। तो लेबर के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जो स्किल्ड लेबर है वो हमें एग्जिस्टिंग काम से उठानी पड़ेगी, और एग्जिस्टिंग काम क्या है कि एक प्रोडक्ट वाई बना के बेचते हैं, तो उससे लेबर हम उठाएंगे। तो ये वही है जो पहले भी 2 सवालों में कर चुके कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। ठीक है जी, ये इस सवाल में पॉसिबल जो मसले हो सकते थे वो डिस्कस किए हैं। अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं होमवर्क, दो सवाल। ये जो 2 सवाल करने हैं आपने, तो मैंने भी डिस्कस कर लेना अगली क्लास में। मेरे कंट्रोल में 2 सवाल। अच्छा, ये आज लेक्चर कौन सा है? 71। और मैंने भी अवेलेबल किया है कौन सा? 70। इसका मतलब ये आज रात को करूंगा, जुम्मेरात को सुन रहे होंगे, फिर छुट्टियां मनाएंगे। हाँ चले 2 सवाल, क्योंकि अब तो आपके पास छुट्टियां हैं ना, तीन छुट्टियां आएंगी इस क्लास के बाद, तो छुट्टियां हैं 3। देखूंगा, हो सकता है ना दूं। फिर मंडे को देंगे। अगर जुम्मे को लेक्चर नहीं दूंगा तो मंडे को दूंगा। हमारा मंडे नहीं हैं? हमारा तो मंडे नहीं होगा ना, तो वो भी रिकॉर्ड कराऊंगा ना। हो सकता है जुम्मे को लेक्चर दे दूं आपको। क्या? कल भी कराऊंगा ना, कल भी होगी रिकॉर्डिंग। तो ये जो होमवर्क है ये आपने अब ये ईद की छुट्टियों में गोश्त भी खाएं, टिका के खाएं, अल्लाह ताला की तरफ से दावत होती है। जो लोग मुंह बनाते हैं ना कि मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, ये ऐसे ही है कि आप किसी के घर जाएं, वो आपको दावत पे बुलाए और आप कहें कि मैंने नहीं खाना, तो ये बुरी बात है। तो ये जो ईद उल अज़हा है और इसके 3 दिन हैं, 4 दिन ऐसे हैं साल में जिसमें अगर रोज़ा रखोगे तो गुनाह है, उसके अलावा आप सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहें। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, नफली रोज़े आप
चाहे सारा साल रखते रहे, आल्दो के रिकमेंडेड नहीं है कि आप सारा साल रोजे रखें, क्योंकि जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन चाहे पूरा साल रोजे रखें। लेकिन 4 दिन ऐसे हैं जिन पे रोज़ा रखना गुनाह है। ईद उल फितर का दिन है, उस दिन को रोज़ा रखेगा तो गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने उस दिन हमारी दावत की है। और 3 दिन ये इस ईद के हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से दावत है, खाओ। तो ये अल्लाह की तरफ से दावत है। और हमारे सिस्टम की ख़राबी है, सिस्टम मतलब मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, हम आम मुसलमान, हमारे सिस्टम की ख़राबी है कि इन दिनों में भी कोई गोश्त खाने से रह जाए, ये हमारी कमज़ोरी है। वरना इसका तो मिजाज यही है कि सब तक पहुँचे, सब तक पहुँचना चाहिए। तो इसलिए इस को अगर अच्छे तरीके से निभाया जाए तो इन 2-3 दिनों में हर कोई गोश्त खा रहा होगा, तो ये अल्लाह की तरफ से। देखें, अगर मैंने किसी की दावत करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद जाके उसको खाना दूं। मैं अगर अपने खादम को कहता हूं उसको खाना पहुंचा दो, तो वो भी मेरी तरफ से ही दावत है ना। तो अल्लाह ताला ने ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अमल था, उसकी याद में हम पे ये वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, वाजिब अमल है कुर्बानी। तो अल्लाह ताला ने इस वाजिब अमल के ज़रिए सारे मुसलमानों तक गोश्त पहुंचा दिया। तो ये अल्लाह की दावत है। तो जो लोग मुंह बनाते हैं, होते हैं कई, मेरी फैमिली में भी लोग हैं, वो मुंह बनाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त हम नहीं खाते, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह दावत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं खाता, तो ये बुरी बात है। तो आप लोग बिल्कुल गोश्त खाएं, लेकिन ऐसे गोश्त मत खाएं कि जिंदगी में दोबारा नहीं खाना। तो जिंदगी का आखिरी गोश्त समझ के मत खाएं उसको, क्योंकि जिंदगी का आखिरी गोश्त समझ के खाएंगे तो 2-3 दिन फिर आपके पेट को ठीक होने में लगेंगे और उसमें पे पढ़ाई बड़ी इफेक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा खाएं, लेकिन खाएं। अच्छा जी, तो 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। एक सवाल का सोल्यूशन आई कैप का सही है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन मैंने उसको एक और अल्टरनेटिव से बना के वो भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। मैंने जो सोल्यूशन बनाया है वो क्या अल्टरनेटिव है, और ये जो आई कैप का सोल्यूशन है इसमें क्या अल्टरनेटिव है। आई कैप ने इसको पर यूनिट पे कंपेयर किया हुआ है। फिर वही बात, अगर हमारे पास एक ही चीज हासिल करने के एक से ज्यादा जरिए हैं तो सस्ते वाले को प्रेफर करना है ना। तो यही बात इन दोनों होमवर्क्स में भी है, जो 2 होमवर्क दे रहा हूं उन दोनों में यही बात है। तो जो हमने ये मैं आपको बात कर रहा हूं अभी, रग्बी लिमिटेड के नाम से सवाल है, रग्बी लिमिटेड। ये ऑटम 2018 अटेम्प्ट का सवाल है। जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है, रग्बी लिमिटेड। जिनके पास राइस की बुक है, देखें डिसीजन मेकिंग में शायद हो, रेलिवेंट कॉस्टिंग में है, आप कह रहे थे ना एक है जी, रग्बी लिमिटेड के नाम से है। राइस की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 566। जिनके पास आई कैप की बुक है, आई कैप की बुक में भी है, वहां भी बता देता हूं। आई कैप की बुक के अंदर ये पेज 445 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज 445 एग्जाम्पल नंबर 4। इसका जो आई कैप का सोल्यूशन है ना, वो उन्होंने पर यूनिट पे कंपेयर करके फैसला किया हुआ है, मैंने इसको टोटल करके कंपेयर करके फैसला किया हुआ है। दोनों अप्रोचेस, कुछ बच्चों को एक अप्रोच आसान लगती है, कुछ को दूसरी आसान लगती है, तो मैंने आपके सामने दोनों अप्रोचेस कर दी हैं। जो आई कैप का सोल्यूशन है वो भी सही है, उसमें उन्होंने पर यूनिट कंपैरिजन किया हुआ है कि कौन सा सस्ता है, और मैंने जो किया हुआ है वो टोटल करके उनका कंपैरिजन किया हुआ है। मैंने टोटल करके कंपैरिजन किसी वजह से किया है, आप जब सवाल करके आएंगे तो डिस्कस करूंगा। रग्बी लिमिटेड ऑटम 18 एक ये होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क है लेटेस्ट स्प्रिंग 2020। इसका क्वेश्चन नंबर था 4, 20 नंबर का सवाल था।
और ये सवाल बहुत मजेदार है, और यही जो मैंने भी आपको बात बताई है कि अगर हमें एक ही काम करने के मल्टीपल सोर्सेज मिल रहे हैं तो हम सस्ते वाले को प्रेफर करेंगे। तो ये इसमें ज्यादा दफा टेस्ट हुआ ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है मजेदार सवाल, इसमें एक दो पॉइंट बहुत मजे के हैं। यानी जो पहले रट्टे लगाए ना अगर आपने, तो उनसे धोखा मिलेगा आपको इस सवाल के अंदर। क्यों होगा धोखा, ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो है बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्चुअल सवाल। जिन बच्चों को ये टॉपिक मजे का लगा है, अगर किसी को लगा है तो मजे का टॉपिक है कि नहीं? नहीं है ना? है, मजे का टॉपिक है। तो सारे मजे के हैं। तो ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप करके आएंगे तो ही मैं डिस्कस करूंगा। तो स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 4 ये होमवर्क दिया है, और ऑटम 18 रग्बी लिमिटेड के नाम से ये दो सवाल दिए हैं। स्प्रिंग 20 का आई कैप वाला सोल्यूशन देख लीजिए, सही है, और जो ऑटम 18 है उसका आई कैप वाला भी सही है, और मैंने एक और अल्टरनेटिव तरीके से प्रेजेंट करके दे दिया। एंड आंसर दोनों का सही है, सेम आ रहा है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट कर दिया है। तो ये दो सवाल आप करके आ रहे हैं ईद की छुट्टियों में, और मैं फिर आपको ये अगले, जब आप ईद के बाद आ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो फिर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। और ये रेलिवेंट कॉस्टिंग खत्म है। मैंने रेलिवेंट कॉस्टिंग चैप्टर में एक आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मार्क करवा दिया था, और उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी नोट लिखने का कहा है ना, ये मैंने अभी अभी आपको कहते कहते ही मैंने फाइल पीडीएफ वाली अपडेट कर दी है, उसमें मैंने नोट खुद ही लिख दी है। तो आज मोरखा 29 जुलाई बवक्ते 9:15, इसके बाद जिसने वो नोट्स डाउनलोड किए होंगे उसमें वो नोट लिखा हुआ है। रेलिवेंट कॉस्टिंग का लेक्चर 67 में मैंने नोट लिख के फाइल अपडेट कर दी है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये नोट लिख दिया है। टाइप्स ऑफ डिसीजंस, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जब मैंने पढ़ानी शुरू की है, और उसमें मैंने टाइप्स ऑफ डिसीजंस 5 लिखे थे। नंबर 1, 6 लिखे थे इनफैक्ट। नंबर 1 क्या लिखा था? स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर हमने पढ़ लिया। नंबर 2 क्या था? लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर पे आते हैं। दूसरा डिसीजन है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। इसके लिए मैंने एक और नाम लिखा था, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। अब ये कराने लगा। ये जो मैंने 5 डिसीजन लिखे थे ना, उनमें से मैं दूसरा करा रहा हूं अब, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। और ये जो 2, 3, 4 टाइप्स कवर्ड हैं, ये अब मैंने शुरू कर दिया है। अगर आई कैप की बुक की बात करूं तो चैप्टर 15 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये मैंने अब चैप्टर 15 शुरू कर दिया है। सब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लेकिन मैं चैप्टर्स के नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर आई कैप की बुक पढ़ते हैं तो आपको उसका भी हिसाब रहे कि मैंने अब डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स चैप्टर 15 शुरू कर दिया। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का कॉन्सेप्ट समझ लें, कहानी सुन लें, और बेहतर है कि इसको लिख लीजिएगा। चले 2-4 लाइनें मैं लिख दूंगा, पहले कहानी सुन लें तो उसकी समरी में 2-4 लाइनें लिख दूंगा। अगर एक बिजनेस एक प्रोडक्ट बनाता है एक,
और उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन जितनी डिमांड है उसकी फैक्ट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो कितनी प्रोडक्शन कर लिया करे। एक प्रोडक्ट है, मार्केट में डिमांड उसकी बहुत है, लेट्स से मार्केट में 2 लाख यूनिट्स की डिमांड है, कस्टमर्स खरीदने को तैयार हैं, लेकिन उसकी फैक्ट्री में जो गुंजाइश है बस वो 50,000 यूनिट्स बनाने की है, तो कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए उसको? फैक्ट्री में गुंजाइश ही 50,000 की, कितनी करे प्रोडक्शन? इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना। तो इसमें तो कोई डिसीजन वाली बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बुनियादी सी बात है कि जितनी ज्यादा उसकी फैक्ट्री में जगह है उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, तो इसमें तो कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है। साइंस कहां इन्वॉल्व है यार? ये टॉपिक बना ही क्यों है? ये टॉपिक बना है ऐसे बिजनेस के लिए जो एक ही फैक्ट्री से एक ही सेटअप से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक ही फैक्ट्री से कह लें, एक ही मटेरियल से कह लें, एक ही तरह की लेबर से कह लें, यानी किसी एक रिसोर्स को इस्तेमाल करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स सारे ही मार्केट में बड़े अच्छे बिकते हैं। लेकिन अगर सारे प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड पूरी करने पे उतर आए तो इतनी जगह नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है। दोबारा सुन लें कहानी। पहले मैंने ये बताया कि अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में बड़ा सक्सेसफुल है, और जितनी मार्केट में डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकता क्योंकि फैक्ट्री की कैपेसिटी लिमिटेड है। जैसे मैंने कहा, मार्केट में 2 लाख यूनिट्स की डिमांड मौजूद है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में गुंजाइश ही सिर्फ 50,000 यूनिट्स की बनाने की है, तो हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए? 50,000। तो ये तो सादी सी बात है, ये टॉपिक ये नहीं है। ये टॉपिक ये है कि हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के बेचने हैं, हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, और सारे ही बड़े अच्छे हैं, सारे बड़े हिट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। उन सारे प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम वो मार्केट डिमांड सबकी पूरी कर सकें। तो अब यहां पर मसला ये आ गया कि हम सारे प्रोडक्ट्स तो मार्केट डिमांड पूरी करने के लिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो उनमें से कोई एक प्रोडक्ट दूसरे पे प्रेफर किया जाए या सब बराबर बराबर बनाए जाए, ये है ना सोचने वाली बात। कॉन्सेप्चुअली कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर करना चाहिए? जिसमें ज्यादा फायदा है, जिसमें ज्यादा फायदा है उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमने अब प्रेफर करना है। जब प्रेफरेंस करनी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एक मिसाल याद आ गई, अल्लाह ताला ऐसे हालात से बचाए, लेकिन मिसाल याद आ गई, ये जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं ना, शौकत खानम है या अनमोल है, ये हर पेशेंट को एडमिट नहीं करते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। पेशेंट्स ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो ये क्या करते होंगे? किन पेशेंट्स को एडमिट करते होंगे? जिनके रिकवरी के चांसेस, क्योंकि रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो उस पर लगाए ना जिसके फायदा ज्यादा मिलना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इस टॉपिक में लिमिटिंग फैक्टर, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मटेरियल है, लेबर है, मशीन वगैरह है, हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। तो हमारे पास ये रिसोर्सेज थोड़े हैं जबकि प्रोडक्शन करने की ख्वाहिश ज्यादा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम सारी प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते। तो हमें फिर इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की रैंकिंग सेट करनी पड़ेगी और उस रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ये साइंस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। अब इसको मैं 2-4 जुमलों में समेट देता हूं ताकि आप जब घर जाके पढ़ें, घर जाके आप तो घर ही बैठे हुए, जब आप घर में पढ़ें, जब भी कभी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ें तो ये जो मैंने कहानी सुनाई है 2-4 जुमले पढ़ के ये सारी याद आ जाए। एक बात मैंने ये की है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड using any
common factor of production but market demand of all products can not be met या fulfilled restricted availability of that factor। ये मैं इसका एक बैकग्राउंड लिख रहा हूं कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं किसी एक कॉमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एनी कॉमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन but market demand of all products cannot be fulfilled because of restricted availability of that factor। यानी जो फैक्टर जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो इस्तेमाल होता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और है प्रोडक्ट सारे अच्छे क्योंकि मार्केट डिमांड है, लेकिन मार्केट डिमांड सबकी पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि वो जो फैक्टर है उसकी सप्लाई बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मटेरियल हो सकता है, मटेरियल यानी मटेरियल की क्वांटिटी, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, अब ये जो मसला आ गया लिमिटिंग फैक्टर वाला, लिमिटिंग फैक्टर क्या कि जो फैक्टर जो चाहिए वो लिमिटिंग है, उसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन मार्केट डिमांड के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मसले का कोई हल होना चाहिए। सॉल्यूशन टू दिस लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम is called optimum production plan या optimum production mix भी कहते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि हम इस चैप्टर में नहीं, इस टाइप ऑफ डिसीजन में करने क्या लगे हैं। ये लिख लें फिर मैं चलता हूं आगे। लिख लिया समीर? ये पूरा आ रहा है कैमरे में? चले अब इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। इधर आए। एक प्रोडक्ट है ए और एक है बी, और इसके लिए जो लेबर चाहिए होती है वो एक ही है, यानी एक ही तरह की लेबर है जिससे ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका एक यूनिट 60 रुपए का सेल होता है और इसका एक यूनिट 70 रुपए का सेल होता है। हमें इन दोनों में से अगर चूज करना पड़ा, क्यों चूज करना पड़ा? क्योंकि हम दोनों पूरे नहीं बना सकेंगे, तो हमें किसी की प्रोडक्शन को प्रेफर
रैंकिंग करके उसको टॉप रैंक करना पड़ेगा। तो एक को दूसरे पे प्रेफर करना पड़ेगा। ए और बी में से किसको प्रेफर किया जाए? ए 60 रुपए का बिकता है और बी 70 रुपए का बिकता है। नहीं, इसकी बेस पे नहीं, चलो ठीक है। इसकी हमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है 40 रुपए और इसकी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है 35। ₹42। वेरिएबल कॉस्ट क्यों लूं या फिक्स कॉस्ट भी लूं? फिक्स क्यों नहीं? तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पढ़नी है। फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी पर यूनिट नहीं होती ना, फिक्स कॉस्ट तो टोटल होती है। वो तो वैसे हम जबरदस्ती पर यूनिट बनाना चाहें तो बांट सकते हैं, जैसे हमने ओवरहेड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स बांटे थे ना, तो बांटने को बांटी जा सकती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इनकर पर यूनिट के हिसाब से हो रही होती है, वो तो इन टोटल रही होती है। वो तो फैक्ट्री का रेंट पूरा पड़ रहा है, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए, फैक्ट्री का रेंट तो पड़ रहा है। फैक्ट्री के लोगों को सैलरी तो दे रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट ए बनाए चाहे बी बनाए। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट तो इन एनी केस पढ़नी है। हमने चूज ये करना है कि इस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर ए बनाए या बी बनाए, फैक्ट्री का रेंट तो पढ़ना ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इस डिसीजन के लिए रेलिवेंट नहीं है। इन दोनों में से किसको प्रेफर किया जाए? क्योंकि इस पे हम कमाते हैं 20 और इस पे कमाते हैं 28। ये है कंट्रीब्यूशन। जी जनाब, किसको कमाया प्रेफर किया जाए? बी को। बी को? पक्की बात? नहीं, हमें बी बनाएंगे तो 28 बचेगा, ए बनाएंगे तो 20 बचेगा कंट्रीब्यूशन। तो बी बेहतर है ना, लेकिन सिर्फ इसकी बेस पे फैसला नहीं हो सकता। मैंने इस मिसाल में बोला कि ए और बी बनाने के लिए एक ही तरह का लेबर है, जिससे हमने ए बनवाना है, जिससे बी बनवाना है। हम बात चूंकि उस लेबर की कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस लेबर को यहां इस्तेमाल करना फायदे में है या वहां इस्तेमाल करना फायदे में है। अभी रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमें काम करके हटे। ये बेशक 28 रुपए एक यूनिट कमा के देगा, लेकिन इसको बनाने में, इसको कमाने में लेबर का टाइम कितना लगेगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर हमें जिस लेबर से ये बनवाने हैं उस लेबर के 2 घंटे लग जाते हैं बी बनाने में, और ए वो 1 घंटे में बना लेता है, तो बेशक ये 28 इस 20 से ज्यादा है, लेकिन जितनी देर में वो 28 कमा के देगा उतनी देर में ये 40 कमा देगा। क्यों? इतनी देर में 2 घंटे में उसने एक भी बनाना है, 2 घंटे में 2 ए बना देगा। तो 28 और 20 का कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए इसको पर आर करना पड़ेगा। इसको पर आर करें तो 14, इसको पर आर करें तो 20। अब 20 और 14 कंपेयर होगा। तो 60 और 70 पे 60 और 70 का कंपैरिजन क्यों नहीं करना? क्योंकि कॉस्ट भी तो देखनी है। कॉस्ट देख ली, 20 और 28 कंट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन 20 और 28 का कंपैरिजन इसलिए नहीं करना क्योंकि क्या पता ये ज्यादा टाइम लग के 28 कमाए जाते हो। देखें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जिस फैक्टर को हम लिमिटिंग कह रहे हैं उसकी बेस पे फैसला करना है कि लेबर का 1 घंटा काम हमें कहां ज्यादा फायदा देगा। तो यहां ज्यादा फायदा देगा, यहां कम फायदा देगा, तो हम उस लेबर को पहले ए में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सारी जिंदगी यही बनवाते रहेंगे उससे? कितने ए बनवा लें? जितनी डिमांड है। तो ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं। ये आपने लिख लिया होगा यकीनन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कैसे बनाना है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाना है, उसके लिए स्टेप्स देख लें। ऑप्टिमम
प्रोडक्शन प्लान या मिक्स, हमें हर प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, और ये इस सवाल का सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो मसले टेस्ट हो रहे होंगे जो बजटिंग में होते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में होते थे। अगर एक यूनिट बनाने में इतने किलो मटेरियल लगेगा लेकिन इतना लॉस हो रहा होगा, इतने लेबर के आवर्स चाहिए, तो इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने में वो मुश्किलें टेस्ट हो सकती हैं जो हम पिछले सवालों में करते आए हैं। तो इस सवाल का ये सबसे मुश्किल काम है, उसके बाद आसान है। निकल आई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस इसके बाद आसान है। उस 20 और 28 निकालने के बाद क्या किया? ये 20 और 28 निकल आया, अब क्या किया? पर आर पे डिवाइड किया। पर आर पे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि वो जो मसला कर रहा है, जो लिमिटिंग फैक्टर है, हमने उसके हिसाब से देखना है। तो दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि फिर हम इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। क्या मतलब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर? यानी अगर लिमिटिंग फैक्टर लेबर है तो कंट्रीब्यूशन पर आर, अगर लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, अगर लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। और जब ये 2 कर लेंगे तो फिर रैंक करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ए और बी में से कौन सा बेहतर है? ए, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2। ये ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2। 2 में क्या किया हमने? ये निकाला है ना, तो इसकी बेस पे रैंकिंग हो गई। रैंकिंग और आखिरी काम, रैंकिंग तो हो गई, अब क्या करें? जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, यानी प्रोडक्शन शुरू कर दें रैंकिंग के मुताबिक। अच्छा, गुड्स बनाते जाएं, कितनी बना लें? जितनी डिमांड है, टू मीट डिमांड, जब तक के लिमिटिंग फैक्टर इज फुली यूज्ड। गुड्स प्रोड्यूस करते जाएं टू मीट डिमांड अंटिल लिमिटिंग फैक्टर इज फुली यूज्ड। तो इस सब के बाद जो चीज बन गई होगी वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। अच्छा, अगर हम वो प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं तो हमारे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को फॉलो करने का फायदा क्या होगा? उस प्रोडक्ट को ज्यादा बना रहे होंगे तो उससे हमें फायदा क्या हो रहा होगा? कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा ज्यादा मिल रहा होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा।
तो अगर हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉलो किया तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ये बात भी लिख लें कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉलो करने से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। ये बात इसलिए भी जरूरी है लिखनी क्योंकि सवाल में जरूरी नहीं कि आपसे कहा हो प्रिपेयर ऑप्टिमम प्लान, आपको पूछा जाएगा कि बताएं प्रोडक्शन कैसे करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पूछ रहे हैं। ये बात दोहरा देता हूं मैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉलो करने से बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। लिख लिया? चलें एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। सवाल लिखें। total labor hours available for the month, total labor hours available for the month, $24,000, 24,000। following product wise information is also available। अब वो जो फॉलोइंग प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है ना, अब जो बताऊंगा वो आपने ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन 3 कॉलम्स में लिखनी है। यानी इनके बारे में जो जो बताऊंगा थोड़ी सी अंग्रेजी की जगह और आगे ए बी सी। मंथली डिमांड ए में लिखें 3000 यूनिट्स, बी में 2500 यूनिट्स और सी में 3500 यूनिट्स। 3000, 2500 और 3500। प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट ₹45 ₹35 और 25 ₹25।
ये प्रॉफिट पर यूनिट था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये 5 5 5, तीनों की 5 5 5। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, आठ, 4 और 2, 8 4 2। रिक्वायर्ड है मुझसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, ए बी और सी। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचे, कितना दिया हुआ है? हाँ जी, प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन तक जाना है, क्या माइनस कर दो, ऐड बैक कर दें, 5 5 5। देखिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की थी तो प्रॉफिट बना था, तो हमने कंट्रीब्यूशन तक वापस जाना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 50 40 30, ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आर, तो लेबर आवर्स कितने हैं, 8 4 2, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन पर आवर दिस डिवाइडेड बाय दिस 6.25 10 15। कंट्रीब्यूशन पर आर, जिस प्रोडक्ट का ज्यादा है वो अच्छा है या कम है तो अच्छा है, ज्यादा है, तो पहली पोजीशन किसने हासिल की है, सी ने, सेकंड बी और ये थर्ड। ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर आर और रैंकिंग। दूसरा टेबल बनेगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का, प्रोडक्ट, उसके यूनिट्स, लेबर आवर्स जो चाहिए और जो बच जाएंगे। ये टेबल मैंने एक दफा बनाया था बजट बनाते हुए, आप एक बजटिंग का सवाल करते हुए बनाया था, वो आज समझा रहा हूं। इस टेबल को स्टार्ट करेंगे हम जितना लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है,
तो इसको मैं 24,000 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो फिर बैलेंस बाकी रहता जाएगा। सबसे पहले कौन सा बनाएं प्रोडक्ट? सी। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सी बनाएंगे। सी के कितने यूनिट्स बना लें? जितनी डिमांड है 3500। अगर हमने 3500 यूनिट्स बना लिए तो उसके लिए कितने आवर्स चाहिए होंगे? 3500 एक के लिए चाहिए 2, तो 3500 के लिए 7000। अगर 7000 इस पे इस्तेमाल हो जाएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे? 17000। फिर दूसरा नंबर पे बी बनाएंगे। बी की डिमांड कितनी है? 2500। 2500 के लिए घंटे कितने चाहिए? 2500 इंटू 4 10,000 है। तो इसका मतलब हम बना सकते हैं 2500, 10,000 घंटे लग जाएंगे और बाकी घंटे रह जाएंगे 7,000। अब किसका नंबर? ए का। ए की डिमांड कितनी है? 3,000। 3,000 है तो घंटे कितने चाहिए? 3,000 इंटू 8 24,000। बना सकते हैं? नहीं। तो सारे नहीं बना सकते। अच्छा, कितने बना सकते हैं? उतने बना सकते हैं जितने 7,000 घंटे में बन जाएंगे, क्योंकि 7 ही रह गए हैं ना। तो 7,000 घंटे में कितने बन जाएंगे? अगर एक यूनिट के लिए 8 घंटे चाहिए तो 7,000 में इतने यूनिट बन जाएंगे ना। कितने? ये हमने बैलेंस करके निकाला है। हमारे पास 7,000 घंटे बचे हैं। अगर एक यूनिट में 8 घंटे चाहिए होते हैं तो 7,000 घंटों में कितने यूनिट बन जाएंगे? 7,000 आवर्स हैं और 8 आवर्स पर यूनिट है। मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं? डिवाइड। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। चलिए सवाल का एक लेवल बढ़ा लेते हैं। एक सवाल आई कैप की बुक से कर लेते हैं। अच्छा देखें, राइस की बुक में आई कैप क्वेश्चन बैंक के नाम से क्वेश्चन होंगे, देखें उसमें डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में। इसमें होगा एक बॉक्सेट के नाम से, BAUXITE। जी डिसीजन मेकिंग में है। BAUXITE लिमिटेड, BL है। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। अच्छा, पास्ट पेपर्स के नाम से BAUXITE लिमिटेड, और टेबल में प्रोडक्ट्स के नाम है पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन है। राइस की बुक में पेज नंबर 665 क्वेश्चन नंबर 9 बॉक्सेट लिमिटेड। कौन सी अटेम्प्ट है? स्प्रिंग 2012। ये पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं।
अच्छा, आई कैप से पढ़े होंगे, अगर आई कैप की बुक में भी है पेज 517 पे एग्जाम्पल 3, और जिनके पास पैक क्वेश्चन बैंक है उसमें भी है, उसमें है ये उसमें ये पेज 431 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 40 है, बॉक्सेट लिमिटेड। पैक की बुक में पेज 431 प्रैक्टिस क्वेश्चन 40, आई कैप की बुक में पेज 517 एग्जाम्पल 3, और राइस की बुक में पेज 665 पे क्वेश्चन 9। हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूं। राइट की बुक है ना जी, इसके ना दो लाइन ना टेबल के ऊपर आनी चाहिए थी, वो टूट के नीचे आ गई है टेबल ऊपर। क्या लिखा हुआ है? और सर ना यहाँ पे पहली लाइन को ना एंड किया है, इज पेंटागन हेक्सागन एंड, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद में टेबल दे दी, उसके बाद में टेबल के बाद स्टार्ट किया है इनमें ऑक्टागन, और उसके अच्छा, ये राइस की बुक में ना एक एंटर गलत लगा हुआ है। ये टेबल के नीचे जो लाइन लिखी नजर आ रही है ना राइस की बुक में, टेबल के नीचे लिखा हुआ है एंड ऑक्टागन फुल स्टॉप, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम बीएल्स रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये जो लाइन है ये टेबल के ऊपर है, तो वो एंटर लग गया ऊपर नीचे, तो ये लाइन टेबल के ऊपर है। टेबल के नीचे जो लाइन है वो है ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस ऑफ 15,000 रुपए। नहीं, ये नहीं है, ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस। सर यही है, मैं कुछ और से अच्छा, ठीक है जी, पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है?
ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है और नेट प्रॉफिट वगैरह। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी। क्या है? पी एच और ओ, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। सेल प्राइस कितनी? कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, तो सेल प्राइस और वेरिएबल खर्चे चाहिए। सेल प्राइस कितनी? 2300, 1550, 2000। मटेरियल, अच्छा अब देखिए, मटेरियल पर यूनिट नहीं दिया हुआ। ये हम लोग क्या करने लगे हैं, पहले क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल प्राइस और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पर यूनिट चाहिए ना। तो आपको जो सवाल में टेबल में मटेरियल के सामने लिखा मिल रहा है वो पर यूनिट नहीं है, वो पर किलो है। तो ऐसे ही बस टेबल से देख के यहां नहीं लिख देना, हमें यहां पर इन प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। मटेरियल का पर किलो रेट बताया हुआ है, फिर उसके बाद मटेरियल कितना लगना है वो किलो बताए हुए हैं चौथी पांचवी लाइन में, और ये जो मटेरियल लगने हैं ये नेट हैं, तो फिर लॉस ही होता होगा, वो कितना है वो नीचे बताया हुआ। यील्ड 90% का मतलब है कि 10% लॉस हो जाता है, यानी ये जो 6 किलो है ये 90%, और 1 किलो 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर 250 250 250 लिख दें? नहीं, हम एग्जामिनर को बता देते हैं अगर हो ना फिगर्स आसान और हर एक में फार्मूला वही लगना हो, तो यहां पर फार्मूला बता देंगे और यहां आंसर लिख देंगे। जैसे मैं एग्जामिनर को बता देता हूं कि जो मटेरियल के केजीज हैं इनटू 250 डिवाइडेड बाय यील्ड। ये किया मैंने, 6 किलो चाहिए लेकिन वो नेट है, तो उसको 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, वो इनपुट के किलो निकलेंगे इनटू 250। तो हर एक के मटेरियल के किलो, हर एक की यील्ड से डिवाइड और 250 और 250 से मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला बता दिया, बहुत है। कितना? पी का कितना? 6 किलो डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 250 रुपए। कैलकुलेटर को करने ने 1666 है क्या? क्या? अच्छा, इसी तरह मटेरियल जो लगता है हेक्सागोन में वो 4 किलो लगता है और इसको 0.95 से ग्रॉस करना है। 4 किलो डिवाइडेड बाय 0.95 इंटू 250, 1053। ऑक्टागोन पे लगते हैं 5 किलो, 5 किलो डिवाइडेड बाय 0.92 इंटू 250, 1359। ये हो गई मटेरियल कॉस्ट। लेबर, लेबर के बारे में कहा हुआ है कि लेबर का टाइम पर यूनिट बताया हुआ है और लेबर का रेट नहीं बताया हुआ है। ये मैंने कल परसों वाले सवाल में भी कहा था कि अक्सर सवालों में ऐसे मिलेगा आपको कि लेबर रेट बताने की बजाय, जैसे देखिए इस टेबल के नीचे कि ऑन एन एवरेज हर महीने 200 घंटे काम कर रहा होता है बंदा और उसको 15,000 रुपए मिल रहे होते हैं। तो ये किस लिए बताया हुआ है? ताकि पर आवर रेट निकाल सकें। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो 75 पर आवर रेट निकल आएगा। तो हर एक का टाइम बताया हुआ है
और ये ध्यान रखिएगा मिनट्स बताए हुए हैं और बोल्ड भी लिखे हुए मिनट्स, नहीं नॉर्मल लिखे हुए। अच्छा, असल में बोल्ड थे, असल सवाल में बोल्ड थे। तो हम कह देते हैं कि लेबर के आवर्स, अच्छा लेबर आवर्स मिनट्स को आवर्स में कैसे करूं? मैंने मिनट ही करने दी, डिवाइडेड बाय 60 करके मल्टीप्लाई करना है, इनटू रेट कितना है 75 और आवर्स आ गए, रेट आ गया। और ये रेट कैसे निकलना है इसके लिए ये मकड़ी से पूछ लेते हैं। और मकड़ी कह रही है कि 15,000 डिवाइडेड बाय 200, तो पेंटागन पे कितने लेबर कॉस्ट? बीस मिनट यानी 20/60 घंटे, 25। 30 मिनट यानी आधा घंटा, चलो खैर 45 मिनट यानी पौना घंटा, 56। चलो अब लिख लिए पॉइंट्स। और क्या चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल। और वेरिएबल ओवरहेड्स ये आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बड़ी दफा किया है कि वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिए, टोटल दिए हैं, तो क्या करें? टोटल से वेरिएबल कैसे निकालें? फिक्स माइनस कर लें तो बाकी वेरिएबल रह जाए। तो आपको जो कहा है ना कि ओवरहेड्स 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, तो उसमें लिखा हुआ है टोटल ओवरहेड्स। जब आप मटेरियल कॉस्ट का 20% लगाएंगे तो वो टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे। उसमें से जब आप फिक्स्ड माइनस करेंगे तो बाकी वेरिएबल रह जाएंगे। समीर इधर, PHO टोटल ओवरहेड्स कितने? अच्छा यहां पर मैंने पर यूनिट लिखने हैं ना, तो पर यूनिट कर रहा हूं सब। टोटल ओवरहेड्स कितने? टोटल ओवरहेड्स के लिए कहा हुआ है मटेरियल का 20%। तो मटेरियल हमने ये निकाला हुआ, इस पे 20% लगा दें। उसके मुताबिक तो 334 नहीं आता, 333 आता है। चलो ठीक है। टू सेवन। अच्छा मैं कहीं डेसिमल कर रहा हूं, नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। बस वहां दिल करा था डेसिमल लिखने का, मैंने लिख लिया, या नहीं दिल करा नहीं लिखे। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे निकालूं? इसमें से फिक्स्ड माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड के लिए कहा हुआ है कि हमारे पूरे महीने के जो बजटेड हैं वो 5 मिलियन है और इनका लिंक है मशीन आवर्स से। तो पूरे महीने में मशीन आवर्स कितने हैं? 1 लाख। तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो गया? कितना? तो 50 50 50 लिख दो। नहीं नहीं, ये बोंगिया क्लास पे सवालों में ध्यान से रखते हैं। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, आवर्स का आंसर आएगा 50 रुपए पर आवर। यहां क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट।
फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे 50 रुपए, जो कि ये नीली मकड़ी बताएगी कैसे निकलने हैं। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 50 पर आर है, यहां हम पर यूनिट कर रहे हैं, तो हर यूनिट पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन के लिए जो जो मशीन आवर्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितने मशीन आवर्स चाहिए सवाल में दिए हुए हैं, चौथी लाइन टेबल में। जी 200 150 तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट निकल आए 133 86 जी। ठीक, ये वेरिएबल ओवरहेड्स निकल आए, इधर ही है ये पूरा टेबल। चलें पॉज करके लिखना हो तो लिख लेना। वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लिए हमने 133, 86 और 122, और सेल में से ये तीनों माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, CPU आ जाएगा। जी 475 373.5 462.75। बस इसकी बेस पे रैंकिंग कर लें? नहीं, मशीन आवर्स इसके लिए कितने चाहिए, पेंटागन के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए होते हैं? 4। हेक्सागन के लिए, ऑक्टागन के लिए 3। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर बन गया दिस डिवाइडेड बाय दिस। वन 149 पहली पोजीशन किसकी? अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर कैसे पता चला? मशीन आवर्स ही हैं जिनकी क्वांटिटी बताई हुई है, ना लेबर आर की बताई है ना मटेरियल की बताई है, तो मशीन आवर्स लिमिटिंग है। समीर इस पे रहे ना, को बहुत मुश्किल काम तो नहीं है अभी, ये एग्जाम लेवल ही है, बल्कि तो एग्जाम क्वेश्चन ही है जो किया है, लेकिन पुराना बेशक है लेकिन एग्जाम लेवल ही है ये।
चलो इधर जगह इधर कर लेता हूँ। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्ट यूनिट्स और इसके मशीन आवर्स रिक्वायर्ड और बैलेंस। कितने से टेबल स्टार्ट होगा? 1 लाख से। पहले कौन सा बनाएंगे? ऑक्टागन। कितनी डिमांड है? कितने आवर्स लग जाएंगे? 9000 इंटू 3 27,000। बाकियों के लिए क्या रह जाएगा? 73। दूसरे नंबर पे हेक्सागन, कितनी डिमांड है? 20,000। 20,000 2.5 घंटों के हिसाब से कितने लग जाएंगे? तो हैं 20,000, 50,000 घंटे लग जाएंगे और 23 रह जाएंगे। तीसरा नंबर आएगा पेंटागन का, और पेंटागन तो कंप्लीट नहीं होगा। पेंटागन के लिए 23,000 घंटे हैं, तो 23,000 घंटों में कितने पेंटागन बना लेंगे? डिवाइडेड बाय 4, 5750। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। और क्या पूछा है? कंप्यूट ये नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। नेट प्रॉफिट फॉर फेब। नेट प्रॉफिट निकालना है या इनकम स्टेटमेंट बनानी है? बस प्रॉफिट निकालना है, 2 लाइनों में निकाल देते हैं। कंट्रीब्यूशन तक तो हम पहुंचे ही हुए हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, उसके नीचे फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। पी कितने बेचेंगे? 5750 इंटू, और 1 यूनिट पे कितना कमाएंगे? 475। ये या ऐसे भी कर सकते हैं कि पी पे कितने घंटे लगाएंगे और पर आवर कितना कमाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लें। यूनिट से करना है तो इससे कर लें। एच कितने बनाएंगे? 20,000। 1 एच पे कितना कमाएंगे? 373.5। ओ कितने बनाएंगे? 9,000। 1 ओ पे कितना कमाएंगे? 462.75। और इसका जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। इसमें से माइनस करनी पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी? 5 मिलियन। तो आप चाहें तो इसको मिलियंस में सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको रुपीस में कर लें, चाहें तो 1000 में कर लें। मिलियन कर लिया मैंने। 5 पी का आंसर 2.73। एच का आंसर 7.47। और ओ का आंसर 4. ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इधर इधर
तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चीज़ छोड़ दे जो तुझे शक में डाले, यानी जिन बातों पे हमें डाउट है ना कि ये जायज़ है कि नहीं है, पूछ लें उसको, लेकिन पूछने के बाद भी अगर आप डाउट में हैं तो फिर छोड़ दें। इसमें कई खाने की चीज़ें भी हैं, जैसे पर्सनली मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है। प्रॉन्स, प्रॉन नहीं पता, प्रॉन्स एक महंगी चीज़ है, सी फूड है, तो उस पर उलमा की राय में इख्तलाफ है, कुछ के ख्याल में ये हलाल है, कुछ के ख्याल में नहीं है। तो मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जब ये डिफरेंट राय सुनी तो उसमें फिर एक शक आ गया, भाई हो सकता है फिर ये जायज़ ना हो, तो ठीक है, फिर जब शक आ गया तो बेहतर है छोड़ दें, तो बेहतर है कि छोड़ दें। तो जिस काम में शक है बेहतर है छोड़ दें, वो चीज़ छोड़ दे जो तुझे शक में डाले, और उसको इख्तियार कर जिसके बारे में तुझे शक व शुबा ना हो। बेशक सच, यानी ये नसीहत हो गई। अगली नसीहत, बेशक सच इत्मीनान का बाइस है और बेशक झूठ शक का बाइस है। झूठ ही झूठ होंगे तो फिर हर चीज में हमें शक रहेगा, सच बोलते रहेंगे तो दिल इत्मीनान में रहेगा। ये मैंने कहा। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।